इम्तिहान की बात नहीं है तो फिर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछो, वरना फिर हम कोई केस हिस्ट्री लेके उसकी बात कर लेते। जी सर, मुझे कुछ सवालात है सर जो मैं अब तक नहीं कर सकी, लेकिन सर आप क्योंकि सर हमें गाइड करते हैं और बिल्कुल बेलॉस होकर गाइड करते हैं सर, इसलिए सर मैं आपसे 2-3 बातें सर अपनी जी जी पूछिए सब। शेयर करना चाहती हूँ। जी सर पूछ। मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कोई जी। बात सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत लॉन्ग जर्नी थी थ्योरी। लेकिन सर प्रॉब्लम सर 2-3 है। सिर्फ जी कराची में है या पूरे मुल्क में है मुझे नहीं पता सर। सर सुपरवाइजर्स सिखाते नहीं है। 4-5 साल ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ समझने में लग जाता है कि एग्जाम देना कैसे है। उसके बाद अगर आपका एफसीपीएस हो भी गया तो आपको हमें कोई सर्जरी नहीं आती, हमें कोई ऐसी चीज नहीं आती कि मैं एफसीपीएस करके मैं बाहर निकलूंगी। अव्वल तो मुझे कोई जॉब नहीं देगा। जॉब मिल जाएगी तो कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। सर ये हर जगह पर हमीर लतीफ हॉस्पिटल नहीं है ना जहाँ लोगों को सिखाते हैं। हम कहाँ जाएंगे सर, किधर हमारे वो होगी। डॉक्टर बने तो अब डॉक्टर बनने के बाद तो सर, गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बाद तो और मोरल डाउन ही होता चला जा रहा है। नहीं नहीं, आप बात खत्म करें, मैं फिर आता हूँ आपकी बात। कोई बात तो सर अब आप मुझे बताएं, ये लोग पैटर्न चेंज करते हैं। एग्जामिनर्स की तो बादशाहत है ही, अचानक से चेंज करते हैं, बताते नहीं है। हम पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे कि जिसपे टॉक्स आया था, अचानक से सिर्फ पता लगता है कि पेशेंट्स हॉस्पिटल से जाना शुरू हो रहे हैं, तो शायद लॉन्ग के सेंटर हो गया एग्जाम में। किसी ने सर एग्जामिनेशन, ना किसी एग्जामिनर ने ना सीपीएसपी ने किसी को बताया कि आपके शॉर्ट केसेस आएंगे। 2 दिन पहले पता लगता है। कैसे तैयारी होगी सर, कैसे पास नहीं। होंगे? और कराची का तो पासिंग रेट वैसे ही बहुत कम है। नहीं नहीं, अच्छा आप और कराची से बोल रही है जबकि पास हो गए तो आगे क्या होगा? जी सर, बिल्कुल। और पास हो गए तो आगे क्या होगा, आगे क्या मुस्तकबिल है? सिखाने को कोई तैयार नहीं होता सर। नहीं, कोई एक सर्जरी। चले आपने 2-3 बातें उठाई। नंबर 1, प्रेपरेशन कैसे हो इन हालात में जो आपने हालात बताए। और नंबर 2 कि शॉर्ट केसेस की तरह इम्तिहान में वो स्ट्रोक स्टेशन पे आ जाते हैं जिसके आपको पूरी तरह गाइडेंस पहले नहीं होती। ये 2। तीसरी बात आपने उठाई कि पास हो जाए तो हमने कोई सर्जरी नहीं की हुई, कुछ नहीं, तो फिर इंडिपेंडेंटली कैसे जाके काम करें, और इसका क्या सोल्यूशन। हम तो सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, प्रॉब्लम हमारे अपने हाथ में नहीं है। तो ये 3 बातें आपने उठाई। नंबर 1, प्रेपरेशन। बात यह है, मैं आपके सामने बताता हूँ कि जब तक मेरे 2 या 3 या 4 रजिस्ट्रार होते थे, मैं ब्रैग नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रार कभी फेल ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी उनके साथ ट्रेनिंग पीरियड में 1-to-1 ट्रेनिंग होती थी। मैं डेली राउंड करता था, तो हर एक से 4 हैं तो एक नंबर 1 बेड पे, दूसरे 2 बेड पे थी, सवाल पूछता था कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। मुल्तान में प्रोफेसर थी, अब तो बेचारी फौत हो गई है, वो मेरी रजिस्ट्रार होती थी। एक दिन हम राउंड कर रहे थे, मैंने कहा, उसका नाम था नाज, मैं कहा नाज इस पेशेंट को कैसे डिलीवर करोगे? जो शुरू हो गई, मैं इसका सिजेरियन सेक्शन करूंगी, ये करूंगी। मैंने कहा तुम तो फेल हो, सीधा तू सिजेरियन सेक्शन का है, ऐसे बोलते हैं, तुम फेल हो।
ऐसे नहीं बोलते। इसका पहले ऑप्शंस दो, सिजेरियन सेक्शन, वजाइनल डिलीवरी, फिर उनके प्रोस को बोलो ये। खैर अगले दिन उसी पेशेंट पे आए तो फिर राउंड करते मैंने कहा नाज इस पेशेंट को कैसे डिलीवर करोगे? वो कहने लगी कि जी मैं इसके साथ डिस्कस करूंगी ऑप्शंस, वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। मैं कहता हूँ तो फेल होगी। ये लफ्ज मैं बहुत इस्तेमाल करता, फेल। आपको भी शायद लगा होगा, मैं बहुत दफा करता हूँ। तो पर्पस इज टू इंस्टिल इन यू के पक्की बात बन जाए कि फिर ये सवाल इस तरह से नहीं दोहराएंगे। जब मैंने कहा तुम फेल हो गई तो वो राउंड से हट के ना दूर जाने लगी। मैं कहा इधर आ, तू किधर जा रही? मुझे कहती है सर थोड़ा तो दीन ईमान ही कोई नहीं है। कल मैंने सेक्शन कहा तो फेल, आज मैंने वजाइनल डिलीवरी कहा तो फेल। आपको तो किसी बात पे एतबार ही ना करो। भाग, मैं नहीं पढ़ती आपसे। मैंने कहा तो उसको पढ़ा। मैंने कहा नहीं। तो इस तरह से मैंने कहा वी हैव टू इन्यूमरेट फर्स्ट प्रॉब्लम, इसकी ये है, ये है, ये है, फिर कहेंगे कि डिलीवरी ये होगी। तुम तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो सीधा बोल दिया वजाइनल डिलीवरी, सीधा बोल दिया। इस तरह से मैं उनको सिखाता था, लेकिन फेल अल्लाह के फजल से कोई भी ना हुआ। लेकिन जब हो गया ना सीपीएसपी की तरफ से 20, 25, 30 ट्रेनिंग हो गए मेरे साथ। हमारा पास परसेंटेज फिर भी अच्छा था, पर 100% नहीं था। अच्छा था पर 100% नहीं था, जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ होती। लेकिन क्या करें, अगर प्रोफेसर साहब के साथ, सुपरवाइजर के साथ 25-30 हैं तो उन सबको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना, हैंड्स ऑन बातें सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपके सुपरवाइजर की थोड़ी सी डिफेंस ले रहा हूँ कि उनकी क्या मजबूरी है। तो आपको कैसे ओवरकम करना है, आपने सवाल उठाया, आज का सुन लीजिए। डॉक्टर इज्जत, चाहे आप कराची में हैं कहीं पे हैं, आपका सुपरवाइजर, आपका प्रोफेसर आपको हाथ पकड़ के सिखाने के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं कहूँगा अवेलेबल नहीं, क्योंकि आप इतने लोग, जब मेरा चाहे मेरे पास 25-30 ट्रेनिंग भी हो गए थे, मैंने कहा था जो 40 मेजर केसेस नहीं करेगा मैं उसका सर्टिफाई नहीं करूंगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। वर्कलोड जितना था हम करते थे, बहुत जगह पे वर्कलोड है नहीं इतना कि 40 मेजर केसेस आप करें। उसमें हिस्टेक्टमीज भी है, उसमें रिपेयर्स भी हैं, उसमें लेप्रोटमी, बहुत कुछ आ जाता है। फिर अगर आपने 30-40 केस किए हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है, लेकिन वो नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे सजेशन ये है कि डोंट डिपेंड अपॉन योर सुपरवाइजर और प्रोफेसर ओनली। तो आप अपने 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 का ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। और आप ये तायरा कुछ कहना चाहती, कुछ कहना चाहती नहीं तो फिर चलते हैं। तो आप 3 या मैक्सिमम 4 का ग्रुप बनाइए। आप अपने लिए प्रोग्राम बनाइए कि डेली आप में से एक ने लॉन्ग केस ऑफ स्टेटिस का अभी भी लॉन्ग कीजिए। टॉक्स में वो खत्म हो गया, लेकिन अब जो उन्होंने चेंज किया थोड़ा फॉर्मेट, इतना खत्म भी नहीं हुआ लॉन्ग केस, क्योंकि 2 स्टेशन को मिला के एक लॉन्ग केस करवाते हैं वो। तो वो बात तो वही होगी, पहले पे आप हिस्ट्री के केस हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, सिम्टम्स एंड साइंस,
और दूसरे पे उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। वो तो एक तरह से इनडायरेक्टली लॉन्ग केस वापस आ गया है। पहले केस पे भी आपके 10-12 मिनट है, दूसरे केस पे भी 25-30 मिनट में, वहां पे भी ऐसे ही होता था। सिर्फ ये है कि अब आपको बस टाइम कम हो गया है सर, टाइम कम हो गया है। टाइम कम हो गया, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसलिए जरा हम फोकस करके हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाए। आप बिल्कुल आपने हिट द नेल। तो सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक दफा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर आप एग्जामिनर से थोड़ा सा इंटरेक्ट करके नेक्स्ट कमिंग डेज में हमें एक सेट पैटर्न कंफर्म कर दें कि नेक्स्ट टाइम से भी यही होगा, क्योंकि सर यही हो 11 साल पे चेंज करना कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। भले हमने सारी उम्र एग्जामिनेशन किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्ट्रेस बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट होता है। तो सर एक रिक्वेस्ट है आपसे काइंडली कि अब एक दो चीजें और, मैंने सुना था कि कराची सेंटर में ये बोला है कि 2 स्टेशन मैंडेटरी हैं पास करने, और हाँ ये जो बिल्कुल, लॉन्ग वाले हैं अब यही उन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसा है सर? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, यही है। ये दो जो जो स्टेशंस हैं जिनमें एक ऑब्स्टेटिक्स का, एक गायनी के, दो स्टेशन में डिस्कशन होगी, वो पास करना जरूरी है। वो अगर उसमें पास नहीं है, वही बात होगी, पुरानी बात आ गई कि जब आप लॉन्ग केस में पास नहीं होंगे तो फिर पास नहीं होंगे। ये आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन होगा होगा टोक्स के अंदाज में, होगा टोक्स के अंदाज में। सर तो जी ये जो हिस्ट्री का पूरा टेम्पलेट है और एग्जामिनेशन का पूरा टेम्पलेट है वो नहीं फॉलो करना, हमने सिर्फ फोकस्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने वो मैं जैसे बार बार आप लोगों को डांटता हूँ कि 3rd ईयर वाली मेडिकल हिस्ट्री छोड़ो, आपने फोकस फोकस बस। मैं अभी क्या नाम था आपका जिन्होंने ये पॉइंट उठाया, फिर बोलिए, नाम बोलिए अपना। सर शुक्रिया। आपका नाम शुक्रिया है? जी जी, मेरा नाम शुक्रिया। चलो, मैं वैसे भी शुक्रिया करता हूँ। अच्छा, शुक्रिया ने जो उठाया, मैं अभी एक आपको मिसाल दे देता हूँ। It will take me more than 15 minutes, लेकिन वो मिसाल सुन के फिर आप उसको कंसाइज कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और बता सकते हैं। मसलन आज की डिस्कशन के लिए मैंने एक केस लिखा था, आप लिख लीजिए। पेशेंट एज 25, मैरिड फॉर 5 years, कंप्लेन्स ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ठीक है। और उसका आपने ये बस इससे छोटी हिस्ट्री नहीं हो सकती, ब्रीफ हिस्ट्री है। अब अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कौन बोल रही? सर डॉक्टर गुड़िया बात कर रही हूँ। दुरिया जी, फरमाइए दुरिया। सर मेरी बस यही एक क्वेश्चन है कि क्या ये लोग फ्रेश को पास नहीं करना होता क्या? इनको ऐसा कुछ है? मतलब जैसे हम लोग 9 लड़कियां फ्रेश बैठी थी जिनका अभी अगस्त में थ्योरी क्लियर हुई थी। थ्योरी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी, फिर 2 महीने हम लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और मेरी मार्क्स आई है 58 आउट ऑफ 60, तो आउट ऑफ 100 सॉरी। तो मुझे ना बस यही सब लोग इत्मीनान दे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, फ्रेश को तो वैसे ही उन्हें उठाना नहीं होता, तो मतलब ऐसा कुछ है क्या या नहीं? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैंने जैसे अभी भी बोला, मेरे सारे रजिस्ट्रार फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते थे, लेकिन जो 60 से कम है, चाहे आपके 59 है, चाहे 58 है, चाहे 45, दे आर ऑल द सेम, सब फेल है। 60 से कम फेल है, तो इट डजंट मैटर कि आपको 1 नंबर से फेल किया है कि 10 नंबर से फेल किया, वो फिर आप पास तो नहीं ना। इसलिए ओके दुरिया, आपके केस में बाद पे आते हैं, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं। मैंने बोला वेरी ब्रीफ हिस्ट्री के एज 25, मैरिड फॉर 5 years, नो इशू, प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कहिए। और ये अब आपको इतना सा दिया गया है तो आपने क्या करना है?
उस 7-8 मिनट में आपने क्या करना है, सुन लीजिए। पहले तो ऐसे कहिए कि जी मैंने दोनों से ये सवाल पूछने हैं। लफ्ज ये बोलिए, आई विल आस्क बोथ दीज क्वेश्चंस। एज दोनों की इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशन दोनों का इंपॉर्टेंट, एलर्जी दोनों को है कि नहीं है, कोई मेडिकेशन किसी बीमारी के लिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह, थायराइड, वो दोनों का प्रॉब्लम, और प्रीवियस कोई सर्जरी हस्बैंड या वाइफ पे हुई है, दोनों पे। तो मैं ये बोल के अब मैं आपका टाइम बचाऊं तो मैं कहूं कि आई विल आस्क बोथ ऑफ देम, एज, ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन और एनी प्रीवियस सर्जरी। 4 सेकंड 5 सेकंड में आपने ये बोल दिया। देन वी कम टू, ये तो दोनों के सवाल थे। अब आई विल आस्क द वाइफ एनी प्रीवियस प्रेगनेंसीज, यहाँ तो प्राइमरी है, लेकिन अगर सेकेंडरी हो या प्रीवियस मिसकैरेज हो या कुछ प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड देयर डिटेल्स आप लिख रहे हैं, आई होप। देन menstrual cycle is regularity and irregularity, and then duration of infertility or subfertility। अपने मुल्क में कॉमन है PCO, so any weight gain and hirsutism। ये बीवी से सवाल हो गया। Then next, हस्बैंड से मैं पूछूंगी सेक्सुअल एक्टिविटी, क्वाइटस, उसमें कोई डिफिकल्टी या कुछ है कि नहीं, एनी हार्मोनल डिजीजेस he had for which he had taken medication, history of mumps or trauma to the local area, and history of any drugs or medication he is taking। आप सबके लिए मैं दोहराता हूं, ये हमारा केस है। आपको दिया गया पेशेंट एज 25, married for 5 years, primary। How will you manage this patient? अब आप टाइम करके देखिए। मैडम, I'll ask both husband and wife their ages, occupations, history of allergy, medication or medical diseases, and previous surgery, especially on the genital tract. Then I'll ask wife any previous pregnancies and their complications, history of menstrual cycle, and duration of infertility, any investigations or tests, and any history of PCO related problems like hirsutism, weight gain, menstrual cycle. I'll ask about the husband, sexual activity, coitus normal or difficulty, any hormones husband is taking or any drugs, any history of local infection, especially mumps or any trauma। कितने मिनट या सेकंड लगे? सर, हाँ जी सर हमें सिनेरियो इस तरह आया था कि पेशेंट के जो थी वो उन्होंने बता दिया था कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस ठीक है, पेशेंट का ये भी बता रहे थे रेगुलर साइकिल्स हैं, कि पता लग रहा था कि ओवुलेटरी साइकिल्स हैं, और ये भी बता कोइटस में भी कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू नो इन हिस्ट्री,
तो सर इस तरह फिर जो है ना वो मसला हो जाता है जब उन्होंने सब कुछ बता दिया होता है और आपको ये भी नहीं पता लग रहा होता कि आप डायग्नोसिस तक भी पहुंच गए होते हो कि ट्यूबल फैक्टर है कहीं पे, तो फिर भी पूछते जब हैं। वो बता रहे हैं ना, आप अब आज के दिन हम सब फर्टिलिटी की बात बता रहे हैं, तो आप ये 3 कॉलम बना लीजिए, बोथ वाइफ हस्बैंड, जो जो बताते हैं वो लिखते चले जाएं, वो मतलब छोटा छोटा लिखे। उसके बाद ये जो लिस्ट मैंने दी है आपको, उसमें देखें विच इज मिसिंग। अगर ओवुलेशन आपके ख्याल में था तो क्या फिर ओवुलेशन, मैं अगले स्टेशन पे जाने वाला था, लेकिन अगर आप कहे इजाजत दें तो मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपके सवाल पे आ जाता। यस सर। आपने उन्होंने बोला आपने ये तीनों के सवाल पूछ लिए, then you say I will examine both of them. Wife particularly weigh her BMI and hirsutism and local examination. सिर्फ बोलना local examination. Husband, any visible extra height or short height, and local examination of the genitalia. उसके बाद एग्जामिनेशन भी खत्म हो गया, we'll come to investigation. I'll do various tests on about the health of the wife, especially tests for ovulation, tests for tubal patency, and husband's semen analysis. साथ लफ्ज बोल दीजिए whether it is according to WHO criteria or not. ये आपका पहला स्टेशन कंप्लीट हो गया. Then you will move to the next session. वो कहेंगे ये प्रीवियस पेशेंट है, आपने सब कुछ कर लिया, तो how will you treat this patient? आपका जवाब होगा, मैडम after investigation we will find out, इसी तरह बोलना, whether it is tubal factor, it is ovulation factor or husband factor, or if all investigations are normal, it is unexplained subfertility. I'll treat accordingly. इतनी पास, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास इतना सारा टाइम है. वो एग्जामिनर पूछ लेगी कि जी ओवुलेशन फैक्टर है तो क्या करो, आपको आता है, वो तो वही उसके 2-3 के नाम बोल दीजिए, सीसी, लेट्रोजोल, इंजेक्शंस, गोनाडोट्रोपिन्स, फुल स्टॉप. ओवुलेशन नहीं है, ट्यूबल फैक्टर है, सर्जरी और ART. अनएक्सप्लेन्ड है कि उसको पहले मैं नेचुरल प्रेगनेंसी का टाइम दूंगी, नहीं होगा तो फिर एक्सप्लेन करके आर्बिट्रेरीली क्लोमिफेन सिट्रेट दूंगी, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन. उससे भी ना हुआ तो IUI करूंगी, IUI ना हुआ तो IVF. हस्बैंड का ओलिगोस्पर्मिया है, डिपेंड्स अपॉन सेवेरिटी ऑफ ओलिगोस्पर्मिया. माइल्ड है तो IUI कर दूंगी, मॉडरेट और सीवियर है तो ICSI करें. नहीं जा रही यार. फुल स्टॉप. सर 1 मिनट. मैं जब वहाँ
इंग्लैंड में इम्तिहान की तैयारी करता है, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लास्ट एनाटमी के, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब भी लिखी थी, रीजनल एनाटमी, शायद आप में से किसी ने पढ़ी भी। वो कहा करते थे इसी तरह में ट्रेन, मैंने सब कुछ उनसे सीखा हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो वो प्रोफेसर साहब कहते थे कि इफ यू आस्क दिस, आंसर इज दिस, after completion of the answer, look into the eyes of the examiner and say shut up. Well, that should be the confidence level. अब ये सब फर्टिलिटी आप लोगों को बड़ी मुश्किल से बात लगती, इसमें फेल भी होते हैं आप लोग, खुदारा। ये मैंने जो पॉइंट आज बोले हैं, ये सब फर्टिलिटी के सब मरीजों पे अप्लाई करते हैं। और हमने ये सारा कुछ 5-7 मिनट में पहले स्टेशन पे कर लिया, 4-5 मिनट में दूसरे स्टेशन पे कर लिया। एक्सक्यूज मी सर, इनका ड्यूरेशन प्लीज बता दें कि कितने कितने, ये अगर सीसी ये देना है या अनएक्सपेक्टेड में कितनी देर के लिए ट्राई कराना है? हाँ, बड़ा आसान, 3 months ईच। नेचुरल प्रेगनेंसी वो आई है तो नेचुरली 3 महीने गुजार के ही आई है। आप पूछ लिए कि लिविंग टुगेदर, हैविंग क्वाइटस नॉर्मली, सो दैट इज गॉन। उसके बाद आई विल गिव induction of ovulation, controlled ovarian induction stimulation for 3 months. वो नहीं तो IUI for 3 months, 3 cycles. वो नहीं तो ART. बस सर मुझे कहा था हाँ जी ओलिगोस्पर्मिया है, आपकी आवाज नहीं ठीक तरह आ रही, जरा माइक के और करीब। FSH2 है और टेस्टोस्टेरोन 160 है सर। क्या? जी सर। सर अब आ रही है सर मुझे? आप निदा बोल रही हैं? नहीं सर, डॉक्टर इज्जत। फिजा जी, फिजा बीबी बोली। सर मुझे कहा था ओलिगोस्पर्मिया और पेशा पार्टनर का, मेल पार्टनर का FSH2, टेस्टोस्टेरोन 160। हाँ, एजोस्पर्मिया तो ओलिगोस्पर्मिया। तो आप कहिए कि I like to find out WHO criteria application on this. आप बताइए उसका काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी क्या है? WHO के लिए 15 मिलियन काउंट है और मोटिलिटी 50% उसकी और 4% मॉर्फोलॉजी। ये अप्लाई कीजिए। और उन्होंने मुझे बोला कि काउंट जो है वो 5 मिलियन है, मोटिलिटी नॉर्मल है, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है। हाँ, तो अगर मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो IUI कर देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी तो आवाज नहीं आ रही है आपको? जी जी, कौन सा बोल रही? सर मैं सबा बात कर रही हूँ। जी सबा भी। सर मैं पास कैंडिडेट हूँ, आप ही की क्लास रेगुलर लेती रही हूँ। आज जस्ट आप डिस्कस करने आए हैं तो मैं जस्ट ये कहना चाह रही हूँ कि आई एम अ रेगुलर लिसनर, मगर मैंने पार्टिसिपेट कभी नहीं किया। मगर आपके जो ऑल द पॉइंट्स जो फोकस हिस्ट्री से रिलेटेड थे, मैंने वो बाय हार्ट जो है याद किए थे। तो मैं जो भी कैंडिडेट्स हैं आपकी अभी क्लास में, मैं बस उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपना मॉरल हाई रखें, अपनी कंसिस्टेंसी रखें, पेशेंस रखें और हार्ड वर्क करें और अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में वहाँ पे और अपने एटीट्यूड के साथ जाएं, क्योंकि ये चीजें बहुत वहाँ पे मैटर करती हैं। नो डाउट एट सडन हमें वहाँ पे जो है ना वहाँ पे लॉन्ग के शॉर्ट केस में मिल गए थे, जहाँ पे आपको बहुत फोकस्ड हिस्ट्री लेनी थी, फोकस्ड एग्जामिनेशन करना था और समराइज
करके नेक्स्ट स्टेशन पे जाना था, जहाँ पे वो डीडी आपसे डिस्कस कर रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन में वो मुझसे पूछ रही थी आपको फर्दर और क्या चाहिए, मगर मेरा जब डायग्नोसिस बन गया था तो मैं इधर उधर नहीं गई थी। तो आई जस्ट वांट टू से टू माय कलीग्स कि प्लीज अपने आप का मॉरल हाई रखें और हर चीज में फोकस चलेंगे तो इंशाल्लाह यू कैन गो एग्जिस्ट दिस एग्जाम। बिल्कुल, ये सवाल ने मोस्ट इम्पोर्टेंट लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो लिख लीजिए, मोटा सा, फोकस्ड। अब फर्टिलिटी है तो उसमें फोकस्ड ऑन फर्टिलिटी रहना है आपने। आप चले जाते हैं जी, वो रोड एक्सीडेंट का तो कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, पर अननेसेसरी। तभी मैंने ये 3 कॉलम बनाए आपके लिए, और इस तरह से एग्जैक्टली सर, वहां पे एक एग्जामिनर थी जो बाहर हमें ब्रीफिंग देने के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अल्फाज में कहा, ले लैंग्वेज में कहा कि देखिए आपको ये नहीं पूछना कि वो बस में आई है, फिर अस्पताल के गेट पे उतरी है, फिर अंदर जाएगी, आपको ये नहीं पूछना। वो ये भी एग्जाम्पल दे रही थी कि जैसे एनीमिया के बारे में अगर कोई लड़की मुझसे पूछ रही है, तो जब मैं कह रही हूँ कि पेलार्डनेस नहीं है, तो देयर इज नो फन टू आस्क फ्रॉम मी कि भाई कोलिनिकिया है, क्लबिंग है, स्टोमेटाइटिस है। जब मैंने बोल दिया कि पेलार्डनेस नहीं है, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी चीजों के ऊपर। आई मस्ट से वो एग्जामिनर आपकी बहुत अच्छी एग्जामिनर है, बहुत अच्छी एग्जामिनर है कि आपको सही गाइडलाइन बता रही है कि जब कह दिया सीवियर एनीमिया है 8 ग्राम%, तो आप वहां से शुरू कीजिए। ये क्लबिंग और वो छोड़ के फिजिकल एनीमिया को आप ये कहिए कि मैं टाइप ऑफ एनीमिया पता करूं, यहाँ से शुरू कीजिए। जब 8 ग्राम दे दिया तो टाइप ऑफ एनीमिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन बोल लीजिए और वो बोलते जाइए। फिर आयरन डेफिशिएंसी निकलाता है 90% में, फिर आयरन डेफिशिएंसी का 8 ग्राम के लिए आपके जेस्टेशन पीरियड के हिसाब से ओरल आयरन दीजिए, पैरेंटरल दीजिए, ब्लड दीजिए, क्या दीजिए। आज एनीमिया नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सर, और मैं सिम्युलेटेड पेशेंट और स्ट्रक्चर के बारे में ये कहूंगी कि वहां पे जैसे हम सिम्युलेटेड पेशेंट ओपीडी में डील करते हैं, आप लोग वही वैसे ही डील करें उन पेशेंट्स को। जैसे आप ओपीडी में पेशेंट्स आता है, उससे फोकस हिस्ट्री लें, इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन आप एग्जामिनर से पूछें, एंड अगेन आप पेशेंट से अपनी उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करें। स्ट्रक्चर डिस्कशन, वो आपके एग्जामिनर के पास 6-7 क्वेश्चंस होते हैं जिससे रिलेटेड आपको जो है उसको आंसर्स देने होते हैं। होप ये कुछ पॉइंट हैं जो मेरी कलीग्स के लिए हेल्पफुल होंगी इन द फ्यूचर। एंड मैं कहती हूँ कि प्लीज अपना मॉरल डाउन नहीं करें। शायद एक कैंडिडेट ने किया था, मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, बिलीव मी आई एम द फिफ्थ टाइमर एंड आई डिड इट। तो बस आप अपना गिरती हैं फिर उठें, गिरती हैं फिर उठें, मगर यू कैन गो थ्रू दैट इंशाल्लाह वन डे। सबा वेरी गुड, माशाल्लाह, यू आर ए जनरस पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आप पास होके आके थैंक यू सो मच। ये बहुत कम लोग करते हैं। वी आर नॉट दैट जनरस, हम बल्कि कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं बताना अपने आप को कि मैं नहीं सर, क्योंकि मुझे पता है ना, आई हैव सफर दीज थिंग्स, तो मैं चाह रही हूँ कि ये भी अपने आप का मॉरल डाउन नहीं करें, उठें और फाइट करें फॉर देयर राइट्स। बिकॉज हम लोग इतनी 4 साल रेजिडेंसी करके आते हैं, तो हम लोग कम नहीं है, वी आर नॉट हम लोग, हमारे में कोई कमी नहीं है। और जो फेल हुए हैं उनका ये हरगिज मतलब नहीं कि उनको नहीं आता, उनकी नॉलेज भी वैसी ही है, बस उनको थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है। दैट्स इट। सबा, थैंक यू वेरी मच फॉर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए, क्या नाम आप? डॉक्टर इमराना। इमरान जी बोलिए। जी सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये जो दो मतलब ये पेशेंट जो उन्होंने बिठाए हुए थे, ये दोनों केस पास करना जो है ना मस्ट है। सर फिर ये है कि इससे अच्छा फिर वो लॉन्ग केस ही कर दे। सर देखे ना, अगर ये वैसे हम लोग टॉक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है। अगर हम अलग से टॉक्स की तैयारी करते हैं तो वो सिर्फ एक मरियम इब्राहिम से ही कवर हो जाता है,
और आप 4 गायनी के कर लेते हो, 4 ऑप्स के कर लेते हो। सर अब ये सारा अगर आप 11 स्टेशन पास करके आ रहे हो और एक आपने पेशेंट वाले केस में ऊपर नीचे कर दिया, तो सर इसका मतलब है कि आप पूरे का पूरा फेल हो गए ना सर। ओ देखिए सर डॉक्टर ये तो इमरान, मतलब इन्होंने हमारे तो मतलब बखिए उखेड़ दी हैं सर। मेरा अपना वाइवा इतना अच्छा हुआ, लेकिन सर मुझे परसेंटेज का नहीं पता, लेकिन सर मैं फेल हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ पे फेल, मेरा सिर्फ गायनी बोर्ड खराब हुआ था। उसके बाद मैं किसी स्टेशन पे नहीं रुकी, कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछी कुछ। इवन कि मुझे 3 एग्जामिनर ने कहा कि बेटा आप जाओ पास हो, लेकिन मैं फेल हूँ। जो रोती हुई निकली है वो पास हो गई, मैं फेल हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गलती की है सर। परसेंटेज आएगी तो पता चलेगा कितना वो पानी। पता चल जाएगा, लेकिन आप जी एक सेक्शन पे फेल नहीं है, और ज्यादा पे होगी जो आपको पता भी नहीं चला, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इतना अच्छा आता था, 2-3 ने कहा कि आप पास हो, फिर उनके सेशन पे पास हो, किसी और पे नहीं हो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कीप इट अप। अब हम वापस आते हैं, जो जी सर। सबसे पहले डॉक्टर निदान ने कहा कि हमारे 4 साल की ट्रेनिंग कोई एडिक्वेट नहीं है, और फिर सर्जरी भी हमने नहीं की हुई, और फिर तैयारी भी नहीं हमें प्रॉपरली करवाते, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? और पास कर ले तो हमारी स्किल्स बड़ी कमजोर होती हैं ऑल अराउंड, और उसका फिर कैसे इम्प्रूवमेंट करें, ये बोला इन्होंने। मैं आपकी रीएश्योरेंस के लिए, थोड़ी गाइडेंस के लिए ये 2-3 बातें कहता हूँ। पहली बात तो मैंने कहा था ना कि वहाँ पे 30-40 लड़कियां होती हैं, प्रोफेसर को सबके नाम भी नहीं आते और पता भी नहीं वो क्या है, वो 4 साल गुजार के चली जाती हैं। आमना जी, ये फिर पास फेल वो पता भी नहीं चलता उनको। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है, आप 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं आप कीजिए। मैं यहाँ पे था, फिर आप में से आदत बनाइए, एक ऑब्स्टेटिक्स, एक गायनी का लॉन्ग केस आपने डिस्कस करना है, और आप 3 एग्जामिनर बने, एक प्रेजेंटर बने। आपको एग्जामिनर बन के खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या क्या सवाल होते हैं, क्या पूछे जाते हैं, क्या जवाब देने चाहिए। तो अगर ये प्रैक्टिस आप डेली करेंगे, प्लीज अपने माइक ऑफ करें। अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ। क्योंकि डेली आप एज एग्जामिनर सीखेंगी और वो एज कैंडिडेट सीखेगा। आप रोटेशन में रहेंगी, एक कैंडिडेट है, बाकी 3 एग्जामिनर, और वो पेश करे आपको, उसी तरह टाइम कीजिए, उसी तरह आप तीनों मिलके उससे सवाल पूछें, तो आपको सवालों का भी पता चल जाएगा और जवाब देने का भी पता चल जाएगा। आप ये इस दफा करके देख लीजिए, अगले 2-3 महीने जब तक इम्तिहान है। आई टेल यू इट वर्क, इट विल वर्क। इसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, आपने सिर्फ अपना सिस्टम ऑफ लर्निंग जो है वो उसको स्ट्रीमलाइन किया, पहली बात। दूसरी बात, स्किल्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े क्राउडेड डिपार्टमेंट में नहीं होती, नहीं होती। आप एक काम कीजिए, थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी अपनी जान के लिए, अपने लिए है। आप अपने डिपार्टमेंट के किसी भी सीनियर के साथ, चाहे वो सीनियर रजिस्ट्रार ही है, सीनियर के साथ अटैच कर लीजिए, और उसके अटैचमेंट की शर्त यह है कि यू विल नॉट चार्ज एनी फीस या सैलरी या रिम्यूनरेशन, लेकिन यू विल एक्ट एज हर और हिज असिस्टेंट, और उसको जो वो करती है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में, जहाँ पे भी करती है,
वो आप गौर से देखते जाइए। जब मैं इंग्लैंड में हाउस सर्जन था, मेरा कंसल्टेंट उस जमाने पीवी करना लाजम होता था, तो चूंकि अल्ट्रासाउंड था नहीं, तो पीवी करने जाता तो मैं साथ। उन्होंने कई दफा कहना, राशिद स्टे अवे, मैं कहना नो आई विल नॉट, आई वांट टू सी हाउ यू परफॉर्म पेल्विक एग्जामिनेशन। फिर ऐसा ऐसा वो मुझे कहने भी लगा कि चलो इसको देखो क्या है, इसको देखो क्या है। तो मैंने अपने आप को उसके साथ, जिसको पंजाबी में कहते हैं, नत्थी कर लिया था। और by end of my training, my pelvic examination was as good. और इसी तरह वो जब ऑपरेट करता, मैं इंसिस्ट करता कि मैंने इसको असिस्ट करा। तो मेरी लंबी सी कहानी है, लेकिन आप ये कीजिए, और जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनमें से एक आइडेंटिफाई कीजिए, उनसे कहिए मैडम आई विल नॉट चार्ज यू एनी असिस्टेंट फी। वो खुद ही आपको दे तो वेलकम, बड़े देते हैं छोटों को, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं डिमांड करेंगे। आप अपने आप को टैच कर लें, 2 या 3 महीने में वो सब कुछ जो करती है वो आपको आ जाएगा। वो प्राइवेट प्रैक्टिस में यही फोकस सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको आ जाएंगे। और इसी तरह जो एग्जामिनेशन कर जितना करना है वो आपको आ जाएगा। तो ये स्किल्स आप इस तरह से इम्प्रूव कीजिए। तीसरी बात, इम्तिहान पास हो गया तो फिर की करिए, आता तो है, थ्योरी पढ़ी हुई है, पास हो गए, बाकी स्किल्स नहीं है। गो कॉलेज सर्टिफाई करता है कि आप FCPS पास हो, डे 1 पे आप बड़ा सारा बोर्ड लगा लो, माहिर इमराज अच्छा बच्चा। लेकिन आपने खुद कहा आपने कभी सर्जरी नहीं की, तो सिजेरियन सेक्शन कर लेते हैं आप, वो भी आप अनसुपरवाइज होते हैं, तो आपकी स्किल उसमें भी एग्जैक्टली क्या स्टेप्स होने चाहिए नहीं होती। बच्चा डिलीवर करना कोई मसला नहीं, जनरल सर्जन भी करते हैं। तो बिलीव इट कि हमारे अमीर लतीफ अस्पताल में इसको बने 30 साल से भी ज्यादा हो गए। तो सर्जरी सेक्शन के बाद हेमाटोमा एक दफा नहीं बना, ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा। क्योंकि हम जैसा किताब में लिखा हुआ है, इंसिजन इन द यूट्रस सेमिल्यूनर टाइप बनाते हैं, ट्रांसवर्स नहीं बनाते। तो वो हमारा इंसिजन एक्सटेंड ही नहीं करता इनटू यूट्राइन आर्टरी, ब्रॉड लिगामेंट। I'm sorry, you might be taking it, I'm bragging today, but this is for your guidance कि आप, मैंने कहा ना, मैं जब अपने रजिस्ट्रार को या ट्रेनी को 40 ऑपरेशन कर लेता था, फिर सर्टिफाई करता था। आपने अपना टारगेट बनाना है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से पहले आपने 40 प्रोसीजर करने हैं कहीं जाके। उसमें हिस्टेक्टमीज भी है, उसमें इवन लेप्रोस्कोपी जाके सीखिए, कहीं हर सेंटर में लेप्रोस्कोपी नहीं हो रही, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात। लोग एंडोस्कोपिक सर्जरी को कहीं पे रोबोट्स पे ले गए, कहीं पे कहीं ले गए, हम डायग्नोस्टिक नहीं कर रहे। तो इसलिए आप FCPS जो पास हो गई हैं, आज डॉक्टर नेता ने बताया वो पास हो गई है, और आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर उन्होंने वो 40 ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली नहीं किए, वो पहले करें। वो मैं करूंगी, मैं SR शिप के लिए अप्लाई करने लगी हूँ। हाँ, लेकिन SR शिप पे फिर आप कीजिए, ये लिस्ट बना लीजिए, रोज आके अपने रजिस्टर में लिखना है, मैंने हिस्टेक्टमी कर ली, मैंने ओवेरियन सिस्टेक्टमी कर ली, मैंने ये रिपेयर कर ली, ये कर लिया। जब 40 होंगे उसके बाद आपने अपना पट्टा लगाना। ओके सर। हाँ, तो आप सब सर यहाँ कोई नहीं देता, सर कोई नहीं देता।
बहुत कोशिश कर ली फिर सर, बहुत मैं कोशिश तो की, मैं तो कोई करने आपको देता अपने प्राइवेट केस में। तो जी आप हमारे पास चले आओ, हम करवा देंगे। चलो ओपन इनविटेशन। ठीक है सर। सर आपने हमारे कोर्स में वादा किया था, आप वादा वफा करो। सर बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल आने को तैयार हूँ सर। आ जाओ, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। तो ऐसा कोई नहीं, तो आप ढूंढिए, आपको जरूर मिल जाएंगे। ऐसा राशिद लतीफ अकेला नहीं है, बहुत सारे राशिद लतीफ है पाकिस्तान। तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं है डॉक्टर राशिद लतीफ जैसा कोई भी नहीं है सर। डॉक्टर राशिद लतीफ हैं तो उन्होंने ऐसी टीम बनाई है। आप कराची में आए सर, कोई किसी को पढ़ाने को राजी नहीं होता, कोई किसी को एक पॉइंट बताने को राजी नहीं होता, खींचा तानी, बस सिर्फ यही करते करते ट्रेनिंग पूरी। सर मैं बहुत टाइम निकाल चुकी हूँ सर, मैंने ट्रेनिंग के बाद 10 साल निकाल लिए हैं, कोई नहीं सिखाता, प्राइवेट जॉब भी करके देख ली सर। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सर मेरा नाम डॉक्टर इज्जत। डॉक्टर नुजत। इज्जत इज्जत। तुम जहाँ पे भी नहीं हो। सर, शीमा इज्जत। जी सर। सीमा इज्जत। इज्जत बीबी, आई डोंट नो कि आप इस वक्त कहाँ पे हो, लेकिन मैं अगर तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद 10 साल हो गए ना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पास आ जाओ। 1 महीने के लिए हमारे अमीर लतीफ अस्पताल आ जाओ। सर अभी Don't waste एग्जाम any more पास time. नहीं हुआ, आ जाऊं? एग्जाम पास नहीं आ हुआ, जाओ। आ जाऊं? हम पास करवा दें। ठीक है सर, आ जाओ। बिल्कुल सर, मैं आने को तैयार हूँ, मैंने 10 साल निकाल लिए हैं। हाँ तो आ जाओ। तो तुम्हारा तो हेल्प करना मेरे लिए फर्ज हो गया, फिर अगर तुम्हारे 10 साल मेरे लिए फर्ज हो गया। मेरे पास ऐसी बेशुमार स्टोरीज है, बेशुमार, लेकिन आप आइए जरूर। मैं मेरा बेटा यूसुफ, उसको आज ही बता दूंगा कि सीमा इज्जत नाम की लड़की आएगी, उसने आपके साथ क्या सलूक करना। चले बात फिर मैंने तीनों कंपोनेंट कवर किए हैं। नंबर 1 प्रेपरेशन कैसे करें, आप ग्रुप बनाए 3-4 का। नंबर 2 शॉर्ट केसेस, मैंने ये केस आपको एक प्रेजेंट करके बताया कि हिस्ट्री के पॉइंट्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ट्रीटमेंट, ये सारा 7-8 मिनट में आप कर सकते हैं as long as you remain focused। ये आज इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री मैंने बताया कि उसमें आप बोलेंगे कि दोनों की, मैं ये कॉमन क्वेश्चन है 5-6 पूछूंगी, उन दोनों की एज, दोनों का ऑक्यूपेशन, दोनों में एनी मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी और एनी इन्वेस्टिगेशन और मेडिकेशन she has or her husband has undergone। फिर वाइफ के खास तौर पर प्रीवियस प्रेगनेंसीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ड्यूरेशन ऑफ सबफर्टिलिटी और अब तक के टेस्ट और हिस्ट्री ऑफ पीसीओ इम्पोर्टेंट है, वो अलग एक हेडिंग में। इसी तरह मेल की क्वाइटस की हिस्ट्री, यानी हार्मोन्स की, मम्प्स की, ड्रग्स की, इंजरी, लोकल प्रॉब्लम, बस ये 1 मिनट में हमने सारे कर लिए। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइफ का, वाइफ में आप सिर्फ बोलते बीएमआई, स्पेशली पीसीओ। फिर इन्वेस्टिगेशन में ओवुलेशन के टेस्ट, ट्यूबल फैक्टर के टेस्ट, हस्बैंड का सीमेंट टेस्ट। फिर आ जाएगा ट्रीटमेंट, जो भी वजह निकली, अनएक्सप्लेन निकली है तो ये करेंगे, और वजह निकली तो उसका जो भी इलाज आपको आता है वो करेंगे। कोई फेल कर ही नहीं सकता। सब फर्टिलिटी पे ये लिख के अपने टेबल में रख लीजिए, अपनी फाइल में, ये पैटर्न होगा आपका क्वेश्चंस का। और ये मैं ख्याल से कोई कुछ करना, तो ये तो
आप ये कीजिए, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। तो इम्तिहान इस तरह से दीजिए, पोस्ट एग्जामिनेशन था ना, आप ढूंढिए, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ आप जाके कम से कम 40 प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंटली कर सकें, और वो कर ले, फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। योर ऑन योर ओन, जो मर्जी कीजिए। फिर चलें, मैंने तो आज का कन्वर्सेशन थी पूरी हो गई। क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन जी। करना था, कैंडिडेट जितने भी यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, दिया हाँ, जिन्होंने इस दफा, हाँ। थोड़ा सा उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सिली लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये कि मैंने पूछा था एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये कितना मैटर कर रहा है, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान चूज करना हो तो जिन्होंने दिया एग्जाम, कोई डिफरेंस? बोले जी कोई। अब आज मैंने सबमिट करानी है, फीस सबमिट करानी है, तो उनका ये कुछ सवाल ये डिसाइड। है कि क्या इम्तिहान कराची देना चाहिए, लाहौर देना चाहिए, इस्लामाबाद, पेशावर? लाहौर और इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद। लो, ये आपके सवाल का जवाब आ, ये मैंने नहीं दिया जवाब, माइंड यू, ये आपके कॉलीग ने दिया फिर है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई सर। जी, तो आवाज ये है कि सवाल था कि विच इज द बेस्ट सेंटर टू अपीयर। उसमें किसी ने बोला है कि जी लाहौर और इस्लामाबाद आर द बेस्ट सेंटर्स। सर इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान ही तो है टाई, कराची तो मैं जाना नहीं है, ये इन दोनों की बात पूछ रही हूँ, लाहौर और इस्लामाबाद में से कौन? लाहौर इस्लामाबाद, बोलिए जी, जिन्होंने लाहौर इस्लामाबाद का नाम दिया है उनमें से नंबर 1 लाहौर है, इस्लामाबाद है, कौन सा है? सर लाहौर इस्लामाबाद दोनों का ना तकरीबन सेम ही है सर। मेरा डे सेकंड पे था, डे सेकंड पे सर इतना गंदा रिजल्ट आया सर, इतने आसान सिनेरियो थे, 25% रिजल्ट दिया। थर्ड डे पे उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया, फोर्थ डे पे उन्होंने गंदा, फिर फिफ्थ डे पे बहुत अच्छा दे दिया सर। ये हालात हैं दोनों सेंटर्स के। बाकी ये है कि कराची से ये दोनों बहुत बेहतर हैं, कराची के जो हालात बताते हैं उनसे ये बहुत अच्छे हैं। एटलीस्ट मतलब कुछ ना कुछ तो पास कर देते हैं, वहां पे तो बहुत ही कम रेशियो है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਰटर करके लाहौर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन करना था आपसे। हाँ जी, हाँ जरूर कीजिए। जी सर, डॉक्टर रुबीना ने मेरे से टॉक्स में जो है ना वो पूछा था बर्श काल्पो सस्पेंशन की कॉम्प्लिकेशंस, हाँ, कि पेशेंट को कैसे काउंसल करना है कि आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए ये प्रोसीजर हुआ है, लेकिन इसके हाँ। बाद आपको वॉइडिंग डिसफंक्शंस हो सकते हैं, आपको इंटेरोसील हो सकती है। पेशेंट को कैसे बताना है, कैसे काउंसल करना है उसको? तो कोई भी काउंसलिंग है, पहली बात तो ये कही है कि जी गारंटीड सक्सेस किसी प्रोसीजर में नहीं है। तो पहले पॉसिबिलिटी है कि द ऑपरेशन में नॉट बी सक्सेसफुल, आपके सिम्टम्स परसिस्ट करें। एक नंबर 2 बोलिए कि as we perform there are complications of anesthesia, हर प्रोसीजर में there are complications of anesthesia, डिपेंड्स के आपको जनरल दिया जाता है कि एपिड्यूरल दिया जाता है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन। नंबर 3, सर्जरी की जनरल कॉम्प्लिकेशन हर एक में है, इन्फेक्शन, हेमरेज, ट्रॉमा टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स, ये 3 तो जरूर बोलिए। हर सर्जरी में इन्फेक्शन, हेमरेज, ट्रॉमा टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स। फिर कोई स्पेसिफिक जो प्रोसीजर है उसकी कोई है तो फिर बोलिए वो। फिर आप बोलिए पोस्ट ऑप। पोस्ट ऑप में बोलिए आपको पेन होगी 1-2 दिन, जितनी भी जैसा प्रोसीजर है। आपको जैसे ये बर्च की बात हो रही है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, बार बार कैथेटर डालना हो सकता है, फिर उसकी वजह से आपको यूटीआई हो सकती है। फिर
तो पेन के लिए जो भी आप करेंगे तो ये सब ऑपरेशन में ये बोलना है। अब यही बोल देंगे, एक मिनट, यही बोल देंगे, अभी बर्च का तो स्पेसिफिक हमने एक लफ्ज नहीं बोला, यही बोल देंगे तो आप पास। ले जी, फिर सुन लीजिए, ऑपरेशन से पहले काउंसलिंग। पहला तो पेशेंट को ये कहना है कि मैं और फिर ऐड कर देता हूं कि व्हाई आर वी डूइंग दिस प्रोसीजर, कि आपके प्रॉब्लम के लिए ये एक ऑपरेशन सॉल्यूशन है। As you have chosen this, नंबर 1, ये ऑपरेशन से कोई गारंटी नहीं है कि कामयाब हो। नंबर 2, फिर ऑपरेशन पे आ जाइए। ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है एनेस्थीसिया की, ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन, हेमरेज, ट्रॉमा टू द सराउंडिंग ऑर्गन, ये सब के लिए है। एनी सर्जरी सराउंडिंग ऑर्गन्स। फिर जो प्रोसीजर स्पेसिफिक पूछा उसकी कोई है, जैसे बर्च आपने बोला, वो जरूरी नहीं कामयाब हो, 85% सक्सेस रेट है उसका। और फिर उसके बाद पोस्ट ऑप में पेन, ब्लीडिंग, फिर difficulty in micturition, need for catheterization. As a result of catheterization, UTI. ये सारे बोल दिए। बर्च का तो एक लफ्ज नहीं मैंने बोला, फिर भी आप पास। अब बोलिए रुबीना ने क्या पूछा था? सर मैंने उनको जब ये कहा था कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, वॉइडिंग डिसफंक्शंस हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप पेशेंट को ये बताएंगे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए प्रोसीजर हुआ है तो इसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगी। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, फेलियर, मैंने बोला ना, फेलियर ऑफ प्रोसीजर ये नंबर 1 है। कोई प्रोसीजर ऐसा है, मैंने बर्च का बोला 85%, कोई प्रोसीजर है जो 100% गारंटी करता है? कोई प्रोसीजर है जिसकी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं जो मैंने बोली? सर ट्रांसवेजाइनल केस, आप आज की जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बोली है उनको अभी नहीं लिखा तो लिख लीजिए। ये हर ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन, हर ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए क्यों नहीं बताना, मरीज को बताना है कि ना बताएंगे तो वो यही तो मसला है। मरीज कहता है मुझे बताया नहीं था, मैं समझा 100% सक्सेस होगी, मेरी तो सिम्टम उसी तरह या नई सिम्टम्स ऐड हो गई। और क्या रुबीना ने कहा, बोलिए। कितनी देर के लिए रिटेन रखना है? हाँ, एक्यूट रिटेंशन बोलिए, क्या कुछ बोला तो होगा ना? सर कैथीटर कितनी डेज के लिए रखने हैं? बज के बाद? जी सर। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आई वुड इमेजिन कि आप 2 या 3 दिन के बाद निकाल देंगे। उसके बाद अगर वो चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो रीडू करना पड़े तो फिर 1 हफ्ता कम से कम जरूर छोड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैं डॉक्टर सिद्रा बात कर रही हूँ हुंजा से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई हूँ। मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला की रहमत बरकत आपके साथ रहे तो सब काम सीधे हो जाते हैं। जी सर, और सोर्स तो आप है ना सर? तो उसकी मेहरबानी। चलो अच्छी बात है, आप जी सर पास हो गई माशाल्लाह। आप कराची से हो? सर मैं हुंजा से हूँ, डॉक्टर सिद्रा। हुए हुंजा, क्या बात है। ये तो आई एम रियली प्लीज, डिलाइटेड कि वहां बैठ के आपने
आपने यही कोर्स अटेंड किया, कोई और भी किया? सर कोर्स है डॉक्टर मुबशिर एक हैं, बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा लेकिन मेन गाइडेंस मुझे आपसे मिलती रही है। मतलब वो जो आप कहते हैं ना छोटा सा बोले, इसका मतलब यही है, इतना ही बोलना है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वो आप क्योंकि टाइम बड़ा प्रेशियस है ना बाबा। जी सर। चले 10:30 हो गए, आज फिर बात खत्म करते हैं। सर डॉक्टर निदार, डॉक्टर सिद्रा, आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुबारक हो आपको कि आप पास सर हो मैं गए। डॉक्टर जायदा बोल रही हूँ सर, मैंने आपसे बात करनी। थैंक यू सर। जी बोलिए जायदा। सर कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो सर मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है, आपकी टीम का। सर मैं भी पास हो गई हूँ माशाल्लाह, चलो वेरी गुड। सर। मैंने आपको बताना है, मैं नीलम वैली में बैठ के मैं सुनती थी आपके लेक्चर्स को। चलो देखो, आजकल की टेक्नोलॉजी के लेक्चर वहां भी पहुंचने लगे। यू डोंट हैव टू ट्रैवल नीलम वैली से। आप हमें सर मैं बुलाओ ना अपने नीलम एरिया की वैली। पहली गायकोलॉजिस्ट हूँ। माशाल्लाह, हमें बुलाओ नीलम वैली दिखाने के लिए। जी सर, सर मोस्ट वेलकम सर। मैं यही कह रही हूँ, जब भी प्लीज आप आए तो मैं इंशाल्लाह मैं यहाँ पर लाजमी आपको वेलकम करूंगी सर। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। चले नहीं, माशाल्लाह वहां पास करके अब तुम उस पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे एक्सेस ही नहीं है, कुछ नहीं है, उन पेशेंट्स को ठीक तरह डील करोगी, उनका इलाज करोगी, तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जन्नत में मकाम देगा इंशाल्लाह सर। तो वेरी प्लीज। चले फिर जो पास हैं आप में से, या आपके साथी जो आज ऑनलाइन नहीं है, जो पास है उनसे कहें ना इमरान शफी को बता दिया करें, ताकि हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है, दिल बढ़ता है कि ये एक्टिविटी फजूल नहीं है, इसका किसी न किसी को फायदा हो रहा है। जी सर, सर मैं इसलिए कहा कि मैं लाजमी फीडबैक दूंगी। थैंक यू सर। सर मैं पिछले 2 साल से मैं आपके लेक्चर सुन रही थी, मेरा 3rd अटेम्प्ट में अभी हुआ है। तो पहले मैं लॉन्ग केस के लिए भी आपके सारे लेक्चर सुनती थी। वेरी गुड। और सर लास्ट टाइम, जी सर लास्ट टाइम जब पिछला एग्जाम हुआ फर्स्ट टाइम टॉक्स का, तो उसमें मैं क्लियर नहीं कर सकी, लेकिन आपका जो लेक्चर था, आपने जो गाइडलाइन दी, उसमें डॉक्टर अवैस की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। उन्होंने बहुत टॉपिक वाइज हमें चीजें भेजी थी, तो मैं उसको बहुत फॉलो करती रही हूँ सर। आपके लेक्चर डेली सुनती रही हूँ, डॉक्टर शहनाज को बहुत सुनती रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर इंशाल्लाह मैं आऊंगी लाहौर में, मेरा प्रोग्राम है, मैं जनवरी में आऊंगी और मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आपसे मिलूंगी। जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। और सर मेरा एक मैसेज है उन लोगों को जो लोग पास नहीं हुए, वो टाइम को मैनेज करें और प्रैक्टिस करें। मतलब जैसे आपके लेक्चर है ना, यहाँ पे नेट नहीं होता उनजा में, तो मैं आपका लेक्चर डाउनलोड कर लेती थी जहां मुझे नेट मिलता था, फिर उसके बाद मैं बैठ के सुनती थी और अपने नोट्स बनाती थी, और फिर मैं टाइम लगा के अपने हस्बैंड को सुनाती थी सारे लेक्चर। मेरे हस्बैंड एनेस्थेटिस्ट हैं, तो उस पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती थी और वही पॉइंट्स याद किए हुए थे, तो ये हौसला भी बढ़ता है। थैंक यू सो मच सर। आप उनसा जरूर आइएगा, ऑटम में आइएगा, ऑटम इज वेरी ब्यूटीफुल हियर। और इंशाल्लाह मैं भी आपको और आपकी पूरी टीम को, स्पेशली इमरान भाई ने बहुत फेवर किया, मुझे इस ग्रुप में ऐड किया। आप सारे लोग आइएगा सर। ओके जी, ओके, थैंक यू लॉट। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक्स लॉट। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज।